Hello and welcome everyone on this official platform of Legacy Eyes Academy. दोस्तों इमेजिन करिए सुबह के 4 बजे मणिपुर के डेंस जंगल में हवा भी धीरे चल रही थी। एक आसाम राइफल्स पेट्रोल टीम बॉर्डर के पास साइबोल विलेज की तरफ बढ़ रही है और अचानक खूब तेज फायरिंग की आवाज आना शुरू होती। जी हां, गोलियां टायर्स को चीरती हुई निकलती हैं, गाड़ी पूरी तरीके से हिलती है, सोल्जर्स पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं एंड विद इन सेकेंड्स द वैली एकोज विद द साउंड ऑफ ऑटोमेटिक राइफल्स। ये कोई मूवी का वॉर सीन नहीं है, समझिए इस चीज को। ये इंडिया का रियल टाइम ग्राउंड जीरो है। जी हां, जहां इंसर्जेंसी का एक नया खतरनाक चैप्टर लिखा जा रहा है। आप सोच रहे होंगे मणिपुर जो पहले से ही एथनिक क्लैशेस से जल रहा है, वहां ये अटैक कैसे फिर से बढ़ गए। अब कौन है ये पीपल लिबरेशन आर्मी, कैसे बॉर्डर के उस पार म्यांमार के जंगल से मिलिटेंट्स वापस आ गए, और सबसे बड़ा सवाल, व्हाई डज इंसर्जेंसी रिफ्यूज टू डाई डिस्पाइट 60 years of operation and thousands of lives lost। तो आज के इस डिटेल्ड ब्रेकडाउन में हम समझेंगे क्या हुआ 28 नवंबर और 13 सितंबर को डेडली एम्बुशेस का एक्चुअल पैटर्न, है ना, और उन एम्बुशेस का एक्चुअल पैटर्न क्या था जो अभी 28 नवंबर और 13 सितंबर को इस साल हुए। क्यों मेती वर्सेस कुकी डिस्ट्रस्ट आसाम राइफल्स को टारगेट बनाता है, क्यों आफ्सपा पार्शियल रिमूवल के बाद भी अटैक्स बढ़ रहे हैं, आरएमबाई तेंगोल और यूएनएलएफ जैसे ग्रुप्स की शैडो रूल किस तरीके से, और वो ट्विस्ट जिसे समझने के बाद आप कहेंगे दैट दिस इज नॉट जस्ट अ स्टेट क्राइसिस, दिस इज अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। ये वीडियो सिर्फ एक न्यूज एनालिसिस नहीं है ना, ये डीप सिनेमैटिक डिकोडिंग है जो आपको ये बताएगी दैट हाउ इंसर्जेंसी, कम्युनल टेंशन, पॉलिटिकल डिस्ट्रस्ट एज वेल एज आर्म्ड ग्रुप्स टुगेदर दे क्रिएट अ परफेक्ट स्टॉर्म। तो अच्छे से सीट बेल्ट बांध लीजिए, बिकॉज वी आर ट्रेवलिंग टू अ पार्ट ऑफ इंडिया जहां ग्राउंड रियलिटी न्यूज हेडलाइन से ज्यादा टेरिफाइंग है। सो वेलकम टू मणिपुर वेयर पीस इज जस्ट अ कीवर्ड बट वॉयलेंस इज रियलिटी टुडे। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्ट में हुआ क्या है। तो आइए समझते हैं इन चीजों को, कॉन्टेक्स्ट क्या है न्यूज का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी रिसेंटली 28 नवंबर 2025 साइबोल विलेज, इंडिया म्यांमार का बॉर्डर एरिया, सुबह सुबह एक पेट्रोल पर मिलिटेंट्स ने अटैक किया। 4 आसाम राइफल्स पर्सनल सीरियसली इंजर्ड हुए। इसमें किसी मिलिटेंट ग्रुप ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, लेकिन शक पीएलए पे जा रहा है। पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी, इन पर शक जा रहा है। पीएलए मणिपुर का सबसे पुराना मिलिटेंट ग्रुप है। 1975 से पीएलए को बैंड किया गया है। जी हां, और यह पहली बार नहीं हुआ है। इस साल इससे पहले भी, इस घटना से पहले भी एक और घटना हुई है 13 सितंबर 2025। जी हां दोस्तों, 13 सितंबर आप देख सकते हैं, 13 सितंबर 2025 नंबोल बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट, नेशनल हाईवे 2, आसाम राइफल्स के ट्रक एम्बुश किए गए। जी हां, 2 लोग शहीद हो गए, इंक्लूडिंग अ जेसीओ, जेसीओ मींस जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, और 5 लोग इंजर्ड हुए। मिलिटेंट्स ने पहले ट्रक के टायर्स पर गोली चलाई, फिर गाड़ी रुक गई, फिर सोल्जर्स पर फायर किया गया एंड मिलिटेंट्स दूसरी गाड़ी में भाग गए। आसाम राइफल्स ने डार्कनेस और सिविलियंस के रिस्क की वजह से रिटेलिएटरी फायर कम किया। और इसी के बाद 24 सितंबर को क्या हुआ तो समझते। 24 सितंबर को पीएलए मिलिटेंट इंफाल से अरेस्ट हुए और अटैक में हुए वेपन्स भी रिकवर किए गए। आप देख सकते हैं अटैक्स में हुए वेपन्स जो थे उन्हें भी रिकवर किया गया। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन हियर इज व्हाई आर सच अटैक्स हैपनिंग, व्हाई देयर इज अ टेंशन, व्हाई देयर इज मीती वर्सेस कुकी, why Assam Rifles was
like why Assam Rifles is biased towards a particular group. अब ऐसे एलिगेशन आसाम राइफल पर क्यों लगाए जा रहे हैं? तो आइए समझते हैं कि पूरा टेंशन है क्या। वैली बेस्ड मीतीज को लगता है कि आसाम राइफल्स कुकीज को फेवर करता है। कभी कभी आसाम राइफल्स ने बफर जोन पर मीती मणिपुर जो पुलिस कमांडोज हैं उनको रोक दिया था। कहां पर? कुकी एरियाज में जाने से, है ना। आसाम राइफल्स ने मीती मणिपुर जो कमांडोज थे उनको रोक दिया था कि आप कुकी एरियाज में ना जाएं। अब इससे एक और रिलेटेड न्यूज है। 10 अगस्त 2023, सो 10 अगस्त 2023 को 40 मीती एमएलएज ने पीएम को एक लेटर लिखा। जी हां, 40 मीती एमएलएज ने दे रोट अ लेटर टू अवर प्राइम मिनिस्टर, है ना। और लेटर में यह कहा कि आसाम राइफल्स को मणिपुर से विड्रॉ करने की डिमांड की उन्होंने। एंड कुछ ही दिनों बाद 10 कुकी जो एमएलएज ने पीएम को लेटर लिखकर आसाम राइफल्स को रिटेन करने की डिमांड की। अब मीती एमएलएज जो थे वो रिमूव करने, विड्रॉ करने की डिमांड कर रहे हैं पीएम को लेटर लिख के। कुकी जो एमएलएज ने पीएम को लेटर लिखा, उन्होंने रिटेन, आसाम राइफल्स को रिटेन करने की डिमांड की। तो ये सिचुएशन थी। इसी के साथ ही साथ देयर आर वेरियस अदर इश्यूज। अब सवाल तो ये उठता है कि इंसर्जेंसी तो डिक्लाइन कर गई थी, अब ये फिर से कैसे राइज हो रही है? एंड देन व्हाई वाज आफ्सपा बिकेम कंट्रोवर्शियल? तो आइए समझते हैं आफ्सपा और ह्यूमन राइट्स के इश्यूज को। इंसर्जेंसी इंसिडेंट्स कब हो रहे थे? लोग आफ्सपा हटाने की डिमांड कर रहे थे, बट ऑन 1 अप्रैल 2022 को आफ्सपा 15 पुलिस स्टेशन 6 डिस्ट्रिक्ट से हटा दिया गया। जी हां, 1 अप्रैल 2022 को आफ्सपा जो है आर्म्स फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, उसको 15 पुलिस स्टेशन 6 डिस्ट्रिक्ट से हटा दिया गया। ठीक है। और उसी के बाद अब और भी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। आपने एक नाम सुना होगा इरोम शर्मिला, 16 ईयर हंगर स्ट्राइक जिन्होंने की, है ना। 4 नवंबर 2000 से लगातार 16 साल फास्ट पर रही थी। किसके अगेंस्ट में? आफ्सपा के अगेंस्ट में। और उसी के बाद आता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 8 जुलाई 2016। अब इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में क्या था? 1528 फेक एनकाउंटर केसेस की पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक्सेसिव फोर्स का यूज किया था। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ऐसे सारे केसेस प्रोब होने चाहिए। ठीक है। तो आइए समझते हैं इंसर्जेंसी का थोड़ा डेटा, है ना। तो इंसर्जेंसी के इंसिडेंट्स, थोड़ा डेटा यहां पर आपकी स्क्रीन के सामने दिया हुआ, आप देख सकते हैं। डेटा क्या है? इफ यू सी नंबर ऑफ इंसर्जेंसी इंसिडेंट्स इन 2020, 97 इंसिडेंट्स वर देयर। 2021, 112 इंसिडेंट्स। 2023 टू 2024, 226 इंसिडेंट सामने। अब सवाल ये उठ रहा है, 2023 टू 24 का स्पाइक एथनिक वायलेंस, मीती वर्सेस कुकी की वजह से भी हुआ था। जी हां, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है ना। अब जब हम एथनिक क्लैशेस की बात करें, एथनिक क्लैशेस व्हिच वाज स्टार्टेड फ्रॉम 3 मई 2023, कहा जाता है कि सब मिलिटेंट ग्रुप्स म्यांमार से वापस मणिपुर वैली में घुस गए। पुलिस आर्मरीज से वेपन्स लूट लिए गए। आरंबोई, तेंगोल और मीती लिपुन के साथ मिलकर वायलेंस किया गया। 200 से ज्यादा लोग मर गए इस वायलेंस में, और अब तक 265 प्लस डेथ सामने आई। 60,000 से भी ज्यादा लोग डिस्प्लेस हैं और कैंप्स में रह रहे हैं। ये सिचुएशन है ना। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन हियर इज, आरम भाई तेंगोल किस तरीके से, और ये किस तरीके से राइज कर रहा है, कैसे पावर में आया? तो आज अगर हम आरम भाई तेंगोल इस ग्रुप को अगर हम देखें, ये ग्रुप बहुत पावरफुल हो गया है। इस ग्रुप को कहा जाता है एलए सपोर्ट फॉर्मर सीएम एन बीरेन सिंह एंड राज्यसभा एमपी लेशांबा संजोबा। आप देख सकते हैं, फॉर्मर सीएम एन बीरेन सिंह एंड राज्यसभा एमपी लेशांबा सनाजाउबा, है ना।
इन्होंने, तो ऐसा कहा जा रहा है इन्होंने एलएच सपोर्ट किया है। कई पुराने मिलिटेंट्स भी आराम भाई तेंगोल ज्वाइन कर लिए हैं, है ना। इसी के बाद सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस की कंट्रोवर्सी आती है। अब ये क्या है? सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन अग्रीमेंट कुकी जो ग्रुप। जी हां, पहले सीएम बीरेन, समझिएगा, पहले चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह ने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एक्सटेंशन अपोज किया था, इसलिए फरवरी 2024 में सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एक्सटेंड नहीं हुआ। ठीक है, तो अब इसीलिए आप देखिए फरवरी 2024 में कौन सा रूल लग गया मणिपुर में? मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लग गया। फरवरी 2024 में प्रेसिडेंट रूल लगाने के बाद सेंटर ने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन को एक्सटेंड कर दिया। सेंटर खुश था क्योंकि कुकी जो ने नेशनल हाईवे 2 ओपन करने की बात की थी, पर मीतीज ने क्या कहा? मीतीज ने नेशनल हाईवे 2 के एक एरिया है जिसको कहा जाता है कांग ओपी एरिया। नाउ दिस कांग ओपी एरिया जो कि कुकी का एरिया है, कि तो मीतीज ने बोला नेशनल हाईवे 2 के कांगकोपी एरिया विच इज अ कुकी एरिया से गुजरने अभी भी अनसेफ समझते हैं। मीती ने कहा इस एरिया से गुजरना अभी भी अनसेफ है। ठीक है, अब इन सभी चीजों का इंपैक्ट क्या पड़ रहा है मीती वैली बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप्स? तो आइए समझते हैं रिएक्शन ऑफ मीती इंसर्जेंसी ग्रुप। ठीक है, तो अब समझिए 7 मीती मिलिटेंट ग्रुप्स को लग रहा है कि कुकी जो को बेनिफिट इससे मिल रहा है। यूएनएलएफ यानी कि यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का एक फैक्शन पंबई ने नवंबर 2023 में सरेंडर किया था, पर उन्होंने वेपन्स डिपॉजिट नहीं किए और आरामबोई तेंगोल के साथ मई 2023 की वॉयलेंस में भी एक्टिव हुआ था ये ग्रुप। ठीक है, अब ये यूएनएलएफ क्या है? तो समझिएगा, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट 1964 का ग्रुप है ये, इसलिए बाकी ग्रुप्स वेट एंड वॉच मोड में है अभी। लेकिन अगर उनको अच्छे ऑफर्स मिले तो चांसेस है कि वो भी सरेंडर कर दे, जैसे कुकी ग्रुप्स कैंप में आराम से रह रहे हैं, है ना। नाउ द क्वेश्चन हियर इज what state should do now, what government should do now? स्टेट्स को मीती इंसर्जेंट ग्रुप्स को सरेंडर का ऑफर जरूर देना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि 60 साल से जो सोवरेनिटी और सेसेशन का स्ट्रगल चल रहा है वो फ्यूटाइल है। रियलिटी समझानी चाहिए। मिलिटेंट्स कभी भी इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को डिफीट नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर लीजिए। तो अगर ये वैली बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप्स भी कैंप्स में आ जाएंगे तो पीस की डायरेक्शन अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो ये था पूरी स्टोरी। तो मणिपुर का जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, दैट इज मीती वर्सेस कुकी, इंसर्जेंसी को फिर से जिंदा कर रहा है। आसाम राइफल्स को रिपीटेडली टारगेट किया जा रहा है एंड मेजरली पीएलए से सस्पेक्शन है। सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन का एक्सटेंशन मीती ग्रुप्स को इरिटेट कर रहा है। स्टेट को मीती मिलिटेंट ग्रुप्स को सरेंडर करने के लिए आज मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि 60 साल इंसर्जेंसी स्ट्रगल और रिजल्ट क्या है? लेस रहा है, बिल्कुल, है ना, रिजल्टलेस बिल्कुल रहा है और वायलेंस सिर्फ सिविलियंस को सफर करता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें चीजों को, सो इफ यू हैव लिसन केयरफुली, मणिपुर के कंफ्यूज साइलेंस के पीछे एक बहुत गहरी कहानी छुपी हुई है। एक कहानी जहां 60,000 लोग अपने घर से दूर कैंप्स में रह रहे हैं, जहां 265 से ज्यादा लाशें जमीन पर गिरी चुकी हैं, समझ में आ रहा है, जहां स्कूल के बच्चे बॉर्डर फेंसिंग और एथनिक आइडेंटिटी डिस्कस करते हुए बड़े हो रहे हैं, और जहां एक सिंपल सा क्वेश्चन जो 60 साल से आंसर का वेट कर रहा है, आखिर कब तक आफ्पा हटाने की डिमांड और फेक एनकाउंटर की इन्वेस्टिगेशन एक पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर बने रहेंगे? सवाल यह है, कब तक मिलिटेंट म्यांमार से आएंगे, वैली में घुसेंगे और वेपन्स को लूट कर फिर एक नया फ्लैश पॉइंट शुरू करेंगे? कब तक मीतीज और कुकीज एक दूसरे को एनिमी समझकर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक सोशल फैब्रिक को तोड़ते रहेंगे? आखिर कब तक
आरंबोई तेंगोल जैसे आउटफिट्स पॉलिटिकल पैट्रोनेज के साथ लॉ को शैडो और वॉयलेंट कर देंगे, है ना। तो सच तो यह है कि मणिपुर का क्राइसिस सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए का सिर्फ इशू नहीं है, ये एक रिमाइंडर है दुनिया भर की कंट्रीज के लिए कि अगर एथनिक मिसट्रस्ट है, वीक गवर्नेंस है और आर्म्ड मिलिशियाज एक जगह मिल जाएं, तो कोई भी सोसाइटी कोलैप्स के एज पर पहुंच सकती है। और फिर भी एक रे ऑफ होप है। जब यूएनएलएफ का फैक्शन सरेंडर करता है, जब सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस, है ना, अग्रीमेंट, जब सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस अग्रीमेंट डिस्पाइट टेंशन साइन होता है, जब आसाम राइफल्स सिविलियन को बचाने के लिए डार्कनेस में रिटेलिएट नहीं करते, जब कम्युनिटीज छोटे प्रोजेक्ट के थ्रू ब्रिजेस बनाते हैं, तो यह लगता है कि मणिपुर का फ्यूचर अभी डिसाइड होना बाकी है। और हो सकता है यह डिसीजन हमें ही लेना हो। मिलिटेंट ग्रुप्स को मैसेज क्लियर होना चाहिए। सोवरेनिटी का सपना रोमांटिक तो लग सकता है, बट रियलिटी में नहीं है। इंडिया जैसे स्टेट कभी भी डिफीट नहीं हो सकते, ये उन्हें समझना होगा। और सिविलियंस को ये रियलाइज करना होगा कि पीस तभी आएगा जब कम्युनिटीज मिलकर सही क्वेश्चंस पूछेंगी, सही प्रेशर क्रिएट करेंगी और सही लीडरशिप को एम्पावर करेंगी। आप और मैं, हम सब इस कहानी का एक पार्ट है। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, इस कन्वर्सेशन को अलाइव रखें और मणिपुर के लोगों की आवाज को दुनिया तक जरूर पहुंचाएं। बिकॉज रिमेंबर, इंसर्जेंसी तब खत्म होती है जब सोसाइटी मिलकर डिसाइड करे कि वॉयलेंस को सपोर्ट करना हमें बंद करना होगा। और अगर मणिपुर जैसा सेंसिटिव जो लैंड हील है ना, जो सेंसिटिव इशू है, तो अगर हम मणिपुर जैसा सेंसिटिव लैंड हील कर सकते हैं, तो दुनिया का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मणिपुर के इस कॉम्प्लेक्स क्राइसिस का डीपर एनालिसिस समझ में आया हो और आगे ऐसे ही और एनालिसिस चाहते हैं, तो कमेंट में जरूर बताएं। हमें इस कहानी को दुनिया तक पहुंचाना चाहिए साथ में या नहीं। धन्यवाद।